जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी होगी उन टॉपिक के साथ जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज बहुत सारे कमेंट्स मैंने वीडियो में शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और खास तौर पर हमारे जो डिपेंडेंट हैं उन्होंने अपने पेंशन संबंधित सवालों को पूछा है, तो उसके जवाब तो देखेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ बात होगी एक ऐतिहासिक सफर की। पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग के इस सफर में जहां 55 रुपए से लेकर 70,000 तक का पे स्ट्रक्चर शामिल है। कब कब कौन सा वेतन आयोग जो है किन बातों के लिए खास रहा है, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाली हूँ। तो बेहद ही इंफॉर्मेटिव रहने वाला है वीडियो। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए खास रही हो, यूजफुल रही हो, तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। मैं नोटिफिकेशन ऑन रखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, कई बार हमें ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मैम कितने दिन हो गए आपके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे। तो वीडियोस तो हमारे रोज ही शेयर होते हैं। 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी हो, डीए मर्ज को लेकर जानकारी हो, महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी की जानकारी हो, सही बेसिक की जानकारी हो, इसके बारे में हम रोज ही वीडियो शेयर करते रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन ऑन नहीं रखा है तो उसकी जानकारी, उसकी अपडेट आप तक नहीं पहुंचेगी। तो नोटिफिकेशन ऑन रखना भी बेहद ही जरूरी है। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी ने नोटिफिकेशन ऑन जरूर से कर दिया होगा। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले चलिए मई महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर ही बात कर लेते हैं। देखिए, कल कुछ ऐसे मैसेज आए हैं जहां पेंशनर्स ये कह रहे हैं कि मैम हमें इस महीने जो है पेंशन क्रेडिट का मैसेज मिल चुका है। ऐसे कमेंट्स आए हैं, लेकिन अभी तक व्हाट्सएप के माध्यम से किसी ने मैसेज शेयर नहीं किया है। पर जो कमेंट्स आए हैं उससे पता चल रहा है कि मई महीने की जो पेंशन है 29 को खातों में क्रेडिट होगी। अब आज से बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को ये मैसेज स्पर्श टीम के द्वारा आना शुरू हो जाएगा, मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे ये मैसेज आता है उसकी अपडेट भी जो है वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर दूंगी। पर ये बात का ध्यान जरूर से रखिएगा कि मई महीने की जो हमारी पेंशन है वो बढ़ी हुई आएगी। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स की। देखिए, सबसे पहला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि राम राम मैडम जी, पीएमआर के बारे में कुछ हुआ है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा, धन्यवाद। देखिए, पीएमआर जो वेटरन्स हैं जिनको ओआरओपी नहीं दिया था, अब ये केस जो है या रिव्यू पिटीशन जो है केंद्र सरकार ने दायर किया है, वो एफटी न्यू दिल्ली जो हमारी प्रिंसिपल बेंच है उसमें लगा हुआ है। पर लेकिन हमारे जो पीएमआर वेटरन्स हैं उनको कम से कम 4 से 5 साल तक का इंतजार इसमें करना पड़ सकता है, ऐसा लगता है। क्योंकि आप सब भी जानते हैं कि जब कोर्ट केस वगैरह होता है तो उसमें काफी समय लगता है। अभी तक सिर्फ तारीख ही, नेक्स्ट डेट ही मिलती आई है, सुनवाई शुरू नहीं हुई है। जब कोई अपडेट होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से उसके बारे में जरूर से बात कर दूंगी। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैं 31 मई 1997 में रिटायर हुआ हूँ, कितनी पेंशन बनेगी। देखिए सर, आप अभी जो आपकी बेसिक है उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो देखिए, 8वें वेतन आयोग में जो भी फिटमेंट फैक्टर रहा तो उसको मल्टीप्लाई करके हम देख सकेंगे कि आपकी पेंशन जो है वो कितनी बनेगी। लेकिन अगर अभी के हिसाब से जहां फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हुआ है, इसका अनुमान लगाना कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ेगी ये थोड़ा जल्दबाजी होगा। बल्कि फिटमेंट फैक्टर के आंकड़े की अगर बात करूं तो आपने भी जो बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो सही सही जानकारी शेयर करते रहते हैं, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा जो है वो 1.92 से लेकर 2.0 तक का ही है। लेकिन जब तक फिटमेंट फैक्टर तय नहीं होता हो जाता फिटमेंट फैक्टर, इसमें पेंशन बढ़ोतरी के बारे में बात करना थोड़ा जल्दी होगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मेरा स्पर्श से पेंशन मैसेज आना बंद हो गया है, मुझे क्या करना पड़ेगा। आप इसके लिए जो है कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं स्पर्श में कि मुझे मैसेज क्यों नहीं मिल रहा। और दूसरी बात की मेल थोड़ा चेक करिए। कई बार होता है कि अगर आपकी मेल आईडी अपडेट है तो आपको मेल भी आता है स्पर्श टीम की वजह तरफ से, पर आप नॉर्मल जो है स्पर्श में लॉगिन करके ग्रीवेंस दे सकते हैं, ये शुरू जल्दी से हो जाएगा। चलिए, अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि पुराने टीचर्स की पेंशन इस महीने बढ़कर आएगी या नहीं, बता दीजिए मैम।
जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे इस चैनल के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभाग मंत्रालयों के तो पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स जुड़े ही हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो क्योंकि यहाँ मामला एक टीचर का है, एक गुरु का है, लेकिन उनकी आपने ये नहीं लिखा कि आप कौन से राज्य से हैं, आपने इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं दी है। क्योंकि देखिए, अगर मैं बिहार की बात करूं या तमिलनाडु की बात करूं, कुछ ऐसे राज्य हैं, गुजरात की भी, जिन्होंने 2% की बढ़ोतरी महंगाई भत्तों में जाहिर कर दी है। हालांकि बिहार के जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं, उनके लिए न्यूज ये थी कि ये विचाराधीन है, अभी तक उसको लेकर ऑफिशियल लेटर वगैरह कोई नहीं आया है, लेकिन एक दो राज्य ऐसे हैं जिन्होंने लेटर्स वगैरह भी जारी कर दिए हैं। तो आप आपका राज्य लिखिए, उससे जुड़ी हुई जानकारी मैं जरूर से शेयर कर दूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि महोदया, मैं रक्षा मंत्रालय का एक नागरिक पेंशन भोगी हूं, जो 2001 में सेवानिवृत्ति के बाद सुपर एन्युएशन पर सेवानिवृत्त हुआ था। अब मेरी आयु जो है 85 वर्ष है। क्या 8वें वेतन आयोग के अलावा मेरी पेंशन में कोई और परिवर्तन हो सकता है? देखिए सर, आपको एडिशनल पेंशन मिलना शुरू हो गया होगा 80 साल में, जैसे 5% फिर 10% की बढ़ोतरी जो है एडिशनल पेंशन के हिसाब से मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपकी एडिशनल पेंशन सही समय रहते शुरू हो गई होगी। आप अभी इसका ध्यान रखिए, 8वें वेतन आयोग जब आएगा तो उसके तहत आपकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अभी फिलहाल जो है एडिशनल पेंशन ही जो है आपको मिलेगा। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, अनमेरिड सन भी डिपेंडेंट की पेंशन के लिए एलिजिबल है या नहीं? तो देखिए, जो कोई सर्विस पेंशनर्स हैं, उनके बाद उनकी जो पेंशन है उनकी पत्नी को मिलती है, उनकी फैमिली को मिलती है। उनके बाद उनकी अनमेरिड डॉटर, डिवोर्सी डॉटर या विडो डॉटर, इन तीनों ही कंडीशन में उसकी डॉटर को मिलती है। लेकिन किसी भी कंडीशन में जो है उनके सन को पेंशन नहीं मिलती। एक अलग बात है कि वो अगर विकलांग है तो पेंशन जो है उनको मिलती है, बाकी पेंशन नहीं मिलेगी। चलिए, एक लिख रहे हैं कि मैम नमस्कार, मैं 2009 अक्टूबर में रिटायर आया हूँ। मेरा एक लड़की है, डॉक्यूमेंट में लड़की का जो नाम है वो छूट गया था, तो दोबारा डॉक्यूमेंट्स एंट्री करवा सकते हैं या मुझे बता दीजिएगा? बिल्कुल करवा सकते हैं सर, और करवाना भी चाहिए। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप इससे जुड़ी हुई सारी कार्रवाई करा दीजिए, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका लड़का हो चाहे लड़की हो, उसका नाम दर्ज होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो ये सारी कार्रवाई आप दोबारा भी करवा सकते हैं, करवा दीजिएगा। चलिए, अगला कमेंट है। जो 1977 में पेंशन आया है उसके बारे में कुछ बताइए। सर, आपके अगर कोई सवाल है, पेंशन सही नहीं आ रही, बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जरूर से इसको लेकर हेल्प करूंगी। और आपने कमेंट्स में ये नहीं लिखा कि आप क्या जानकारी चाहते हैं अपने पेंशन संबंधित। अगर आप ये पूछ रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपको बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी या नहीं, तो जरूर से आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी 8वें वेतन आयोग में। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि मैम, हमारी नानी जी जो है फैमिली पेंशन पा रही हैं। मेरी नानी बचपन से मुझे पाली है और मैं अब विकलांग हो गया हूँ, तो मेरी नानी जी की डेथ के बाद मुझे पेंशन मिलेगी या नहीं? विकलांग हूँ और मैं बचपन से उन्होंने मुझे पाला है। देखिए, अगर किसी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि सर्विस पेंशनर्स हैं, उनके बाद फैमिली पेंशनर्स को, उसके बाद उनकी बिटिया को या उनके जो सन को, जब तक वो कमाने न लगे, कुछ शायद 25 साल तक का जो है डेट होता है। और मैंने जैसे कि अभी कहा, डिटेल में उसके बारे में मैं जानकारी लेकर आऊंगी 1-2 दिन बाद वीडियो में। पर नानी की पेंशन पोते को मिले ऐसा नहीं होता है। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मैं एक्स नायक राजू तोमर, मैं मई का जो पेंशन का मैसेज है आ गया है, 29 मई को स्पर्श से पेंशन आ जाएगी। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि कुछ एक पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज मिल चुका है, तो 29 तारीख को पेंशन क्रेडिट होगी, जैसे कि इस मैसेज से पता चल रहा है। आगे एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, ईसीएचएस से फॉरवर्ड करने पर ओपीडी में दिखाने पर क्या दवाई ओपीडी से नहीं मिलती या पॉलीक्लिनिक से मिलेगी? कृपया क्लियर करिए। देखिए, जो भी ईसीएचएस कार्ड धारक है उनके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, काफी ये अहम कमेंट्स हैं कि ईसीएचएस अगर कार्ड आपके पास है तो दवाई कहाँ से लेनी है, ओपीडी में मिलेगी या बाहर से मिलेगी? अगर आप ओपीडी में दिखा रहे हैं तो दवाइयाँ आपको वहां से मिलेगी। अगर वो दवाई वहां पर नहीं है, और ऐसी दवाइयाँ होती है जिसके बिना जो मरीज है उनका काम नहीं चलता है, जैसे बीपी में दवाई लेनी पड़ती है, डायबिटीज में दवाई लेनी पड़ती है, कैंसर की दवाई होती है, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनकी दवाइयां रेगुलर खानी पड़ती है।
तो उनके लिए जो है आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह लेके, एनओसी वगैरह लेके जो है ओपीडी में साइन वगैरह करा के आप बाहर से भी ले सकते हैं। कई बार कुछ मेडिकल्स ऐसे होते हैं जो ईसीएचएस के साथ करारबद्ध होते हैं, तो वहां से भी आपको ये दवाइयां मिल जाएगी। आपको क्या करना है, आपके पॉलीक्लिनिक में जाकर इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी जो है वो लेनी है। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैम जनवरी 2019 में 22 साल 5 महीना और 6 दिन में पीएमआर रिटायर हुआ हूं। मेरा बेसिक जो है 23,025 रुपए है। क्या मेरा बेसिक सही है मैम? सर आपने आपकी रैंक नहीं लिखी है, आप नायक रैंक से रिटायर हैं, हवलदार रैंक से रिटायर हैं। दोबारा फिर से कमेंट करिए और उसमें रैंक लिखिए ताकि मैं आपकी सही बेसिक आपको शेयर कर पाऊं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि 8 पे कमीशन में फैमिली पेंशन में फिटमेंट फैक्टर कितना सर्विस कर वालों के जैसा लगेगा या नहीं, मतलब कि सर्विस पेंशनर्स के बराबर मिलेगा या अलग मिलेगा फैमिली पेंशनर्स को भी। तो देखिए सर्विस पेंशनर्स हो चाहे फैमिली पेंशनर्स हो, दोनों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर रहेगा। जितना सर्विस पेंशनर्स के लिए फिटमेंट फैक्टर तय होगा उतना ही जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए भी तय होगा। तो चलिए ये कुछ कमेंट्स थे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के पहले से लेकर 7वें वेतन आयोग तक के इस सफर के बारे में। तो 8वें वेतन आयोग से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सवाल जो आज हर एक केंद्रीय कर्मचारी के मन में है कि क्या सच में बेसिक पे जो है 68,000 हो जाएगी। देखिए फिटमेंट फैक्टर का जादू और भारत में पे कमीशन का 70 सालों का ऐतिहासिक सफर देखते हुए तो यही लग रहा है, जहां पहला वेतन आयोग जिसने सिर्फ 55 रुपए की सैलरी तय की थी वो 7वें वेतन आयोग में 18,000 तक पहुंची थी। तो 8वें वेतन आयोग में 68,000 के आसपास क्या सच में पहुंच जाएगी? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पे कमीशन काम क्या करता है, आखिर पे कमीशन है क्या। तो देखिए ये केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई एक विशेष कमेटी है जो कर्मचारी की सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस में बढ़ोतरी करती है, जो ये तय करती है, जो सिफारिशें तय करती है, पेंशन का ढांचा तय करती है। इसके बाद देखिए अगर हम बात करें सिफारिश की तो जो ये नई बेसिक सैलरी, भत्ते और पेंशन का नया फॉर्मूला सरकार को देती है ताकि सरकार को पता चले कि महंगाई से राहत देने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितनी मिनिमम सैलरी या पेंशन देनी चाहिए। इसके साथ इसके गठन की बात करूं तो हर 10 साल में एक वेतन आयोग आता है। वेतन आयोग की जो कमेटी होती है वो अच्छी तरीके से सिफारिशें तय करती है, जैसे कि मैंने कहा कि सैलरी, पेंशन और अलाउंसेस को लेकर। इसके बाद हम बात करते हैं कि सरकारी सैलरी का डीएनए देखें तो वेतन कैसे बनता है। सबसे पहले बात हमारे कर्मचारियों के लिए कि उनका वेतन जो है वो कैसे तय होता है। तो देखिए एचआरए एंड अदर अलाउंसेस की बात करें तो हाउस रेंट अलाउंस और यात्रा यानी टीए जो अलाउंस होता है वो। इसके बाद डीए यानी महंगाई भत्ता, महंगाई से लड़ने के लिए सरकार द्वारा दिया जाने वाला प्रतिशत, आप सब जानते हैं इसके बारे में। बेसिक पे यानी मूल वेतन, आपकी सैलरी का आधार जो पे कमीशन तय करता है। इन मिला के यानी बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए जो ग्रॉस सैलरी यानी कुल वेतन बनाता है हमारे कर्मचारियों का। अब इसके बाद हम बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की जादुई मशीन। जादुई मशीन क्यों कह रही हूं उसको मैं, देखिए पुराना बेसिक पे यानी ओल्ड बेसिक पे जो अभी आपको मिल रहा है, चाहे कर्मचारी हैं चाहे पेंशनर्स हैं, फिटमेंट फैक्टर उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पर जो 7वें वेतन आयोग में 2.57 था, तो ये वही एक गुणांक था जो पुराने वेतन को नई अर्थव्यवस्था के अनुसार बढ़ा देता है। यानी इसमें पुराना बेसिक पे जब हम ऐड करते हैं तो फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पर नया बेसिक पे हमें मिलता। तो आपने देखा कि कैसे फिटमेंट फैक्टर जो है वो असर करेगा हमारी पेंशन और सैलरी बढ़ने में। और इसी वजह से जो रिपोर्ट हम आज बात कर रहे हैं, जिस रिपोर्ट के बारे में, उसमें कहा जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत जहां एक अच्छा खासा फिटमेंट फैक्टर मांगा जा रहा है तो उसी से 18,000 से बढ़कर यानी 18,000 से बढ़कर 68,000 तक सैलरी, मिनिमम सैलरी जो है ये पहुंच सकती है। अब देखिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पेंशनर्स के लिए सुरक्षा कवच की, क्योंकि पे कमीशन रिवीजन जो है ये महंगाई से हो या दवाइयों के खर्चों से हो, जीवन जरूरियात से हो, ये सारी चीजों से लड़ने के लिए हमारे पेंशनर्स को मदद करता है। इसीलिए कर्मचारियों के साथ साथ जो हमारे पेंशनर्स हैं वो भी वेतन आयोग का इंतजार करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा सिर्फ कर्मचारियों के लिए नहीं है वेतन आयोग, हर पे कमीशन के साथ पुरानी पेंशन भी फिटमेंट फैक्टर से गुणा होकर बढ़ जाती है, चाहे सैलरी हो चाहे पेंशन हो, फिटमेंट फैक्टर सबके लिए समान ही रहता है।
जीवन स्तर की अगर बात करें तो ये सुनिश्चित करता है कि 20 साल पहले रिटायर हुआ कर्मचारी भी आज की महंगाई का सामना कर सके। जैसे कि अभी मैंने कहा कि यही वजह है कि कर्मचारियों के साथ जो पेंशनर्स हैं वो भी जो है बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए, न्यूनतम पेंशन की सीमा भी बढ़ाई जाती है। जैसे 7 सीपीसी में इसे 9,000 रुपए किया गया था। 7 सीपीसी में जहां 9,000 रुपए थी मिनिमम पेंशन, उसको भी 8वें वेतन आयोग में बढ़ा दिया जाएगा। 70 सालों का ऐतिहासिक सफर जो अभी आपके सामने है, पहले से लेकर 7वें वेतन आयोग का पे कमीशन तक का हम सफर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं सैलरी की बात कर रही हूँ। पहले वेतन आयोग में 55 रुपए थी सैलरी, मिनिमम पे थी। 1957 जो सेकंड पे कमीशन था उसमें 80 रुपए थी, यानी 80 रुपीज थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो 1970 की जो थर्ड पे कमीशन आया था 196 रुपीज, फोर्थ पे कमीशन में 750 रुपीज, फिफ्थ पे कमीशन में 2550 रुपीज थी। ये 5वें वेतन आयोग में। इसके साथ अगर बात करें छठे वेतन आयोग की तो 7,000 हो गई थी, और 2014 में यानी जब 7वां वेतन आयोग आया 18,000 रुपए जो है ये हो गई थी। और अब फ्यूचर में यानी 8वें वेतन आयोग में 68,000 के आसपास इसको पहुंचने की उम्मीद है, मांग है। क्योंकि देखिए, आप सब जानते हैं कि जितनी मांग कर्मचारी या पेंशनर संगठन रख रहे हैं फिटमेंट फैक्टर की, उतना तो हालांकि नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स देखने के लिए मिलेगी, हो भी चुकी है, काफी सफल मीटिंग्स रही है। तो इस पर भी जो है काफी कोशिशें की जाएगी कि फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा जो है अच्छा खासा हमें मिले। इसके बाद देखिए, मास्टर टेबल आपके साथ शेयर कर रही हूं। द फाउंडेशन एरा है ये 1946 से लेकर 1973 तक का। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। कौन कौन थे चेयरमैन वेतन आयोग के, आज के इस वीडियो से इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। देखिए, जैसे कि 8वें वेतन आयोग के बारे में तो अभी सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें चल रही हैं और अभी अवेयरनेस भी इतनी बढ़ गई है। अगर आप कहीं पर भी बात हो रही होगी, कोई भी झट से पूछ देगा कि 8वें वेतन आयोग में अध्यक्ष कौन है, तो आप बता देंगे कि जस्टिस रंजना देसाई जी। लेकिन पहले वेतन आयोग से लेकर 7वें वेतन आयोग तक चेयरमैन कौन थे वेतन आयोग के, उसके बारे में चलिए बात करते चले। तो देखिए, 1946 जब पहला वेतन आयोग आया था, इसमें श्रीनिवासा जो थे वो चेयरमैन थे। मिनिमम सैलरी यहाँ पर 55 रुपए तय की गई थी। इसमें रिकमेंडेशन क्या गई थी, फिक्स्ड पे स्केल की शुरुआत हुई थी। इसके साथ साथ पेंशन के बारे में अगर बात करें तो पेंशन को सीधे वेतन से जोड़ा गया था। कब? पहले वेतन आयोग में। इसके बाद देखिए, बेनिफिट एम्प्लॉइज को क्या मिले थे, वेतन का मूल ढांचा बना था। इसके बाद देखिए, रिटायर कर्मचारियों को सुरक्षा मिली थी। आजादी के बाद पहला आधिकारिक वेतन सिस्टम मिला था हमारे देश के कर्मचारियों को और पेंशनर्स को। अब देखिए, दूसरा वेतन आयोग जो 1957 में आया था, जो जगन्नाथन इसमें चेयरमैन थे, 80 रुपए इनमें मिनिमम सैलरी थी। इसमें देखिए, डीए को महंगाई से जोड़ा गया, यानी जो सैलरी वगैरह मिली थी उसमें डीए को जोड़ा गया था, महंगाई से जोड़ा गया था। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में सुधार हुए थे दूसरे वेतन आयोग में। इसके साथ देखिए, बढ़ती कीमतों से राहत मिली थी, बेहतर जीवन स्तर हुआ था, औपचारिक डीए कॉन्सेप्ट लागू हुआ था। कब हुआ था? दूसरे वेतन आयोग में। अब बात करें तीसरे वेतन आयोग की, जो रघुवीर दयाल जी इसमें थे, चेयरमैन थे, जिसमें मिनिमम सैलरी जो थी 196 रुपीज थी। इसमें जरूरत आधारित न्यूनतम मजदूरी को तय किया गया था। यानी हर एक वेतन आयोग अपने आप में कुछ सुधार करता है। इसके साथ साथ देखिए, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी में सुधार लाया था। इसके साथ लिविंग वेज की अवधारणा बनी थी। कब बनी थी? तीसरे वेतन आयोग में। फैमिली पेंशन के फायदे इसमें जोड़े गए थे और बुनियादी मानवीय जरूरतों पर फोकस किया गया था तीसरे वेतन आयोग में। ऐसे ही अगर हम बात करें तो देखिए, चौथा वेतन आयोग, पांचवा वेतन आयोग, ये भी अपने आप में बेहद ही खास रहा है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं छठे वेतन आयोग की। तो देखिए, छठे वेतन आयोग में जैसे कि मैंने कहा कि छठा वेतन आयोग अपने आप में बहुत ही खास रहा था, काफी अच्छा था। सभी वेतन आयोग को अगर देखें तो उसमें देखिए, मिनिमम सैलरी 7,000 थी, पे बैंड्स और ग्रेड पे की शुरुआत हुई थी, बहुत अपने आप में अलग था। तो 7वें वेतन आयोग में भी अगर हम देखें तो जहां 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी थी, वहीं पर जो कुछ ऐसे मेजर रिकमेंडेशन थे, तो उसकी बात करें तो पे मैट्रिक्स लागू हुआ और फिटमेंट फैक्टर हमें 2.57 तय किया गया। तो कुछ जैसे कि मैंने कहा कि अपने आप में हर वेतन आयोग अलग था और कुछ कुछ बदलाव हर वेतन आयोग में
हुआ है। जैसे कि एम्प्लॉयज को क्या बेनिफिट थे, तो छठे वेतन आयोग में ग्रेड पे ने जो है पदानुक्रम बदल दिया था। इसके बाद न्यूनतम वेतन में भारी उछाल आया था। तो कुछ इस तरीके से जो है वेतन आयोग, छठा और वेतन आयोग, सातवां वेतन आयोग भी अपने आप में अलग था। अब हम बात करते हैं 70 साल के इस सफर की, यानी 55 रुपए से लेकर 68,000 तक की ये उड़ान थी। भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के साथ सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 7 दशकों में 300 गुना से अधिक बढ़ चुका है। और इसी वजह से देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि सुनने में थोड़ा ये लग सकता है कि देखिए अभी 8वें वेतन आयोग में 68,000 क्या सच में सैलरी यहां तक पहुंच सकती है? लेकिन आज हमने देखा कि वेतन आयोग का मतलब यही होता है। जहां पहले वेतन आयोग में सिर्फ 55 रुपए थे, लेकिन वो 55 रुपए भी कर्मचारियों और पेंशनर्स की जीवन जरूरियातों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, तय किए गए थे। वैसे ही 8वें वेतन आयोग में जहां लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसको देखते हुए कमेटी जो है, 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी है, वो अपनी सिफारिशें बेहतरीन तरीके से तैयार करेगी, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, ये तो अब सब बातें अनुमान पर चलती रहेगी। आने वाले दिनों में भी 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से आपको जरूर से मिलती रहेगी। पर आज की वीडियो की जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।